रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से कार्यक्रम में। मन की आंखों से एक कार्यक्रम का नाम ही बताता है कि हम अपनी जीवन को, हर परिस्थिति को अपनी मन की आंखों से देखें। हम जो इन स्थूल नेत्रों से देखते हैं वो चीज़ों कुछ और कहती हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो अंदर की बातें कहती है। दोस्तों, मन की आंखों से इस कार्यक्रम में हमने पिछले 4 सालों से बहुत सारे ऐसे हमारी दृष्टिबाधित साथियों के जीवन की अनुभवों को सुने हैं, लेकिन उन सभी साथियों के साथ काम करते हुए हम सभी के साथ यानी कि रेडियो मधुबन के साथ जोड़ने का जो प्रयास करते हैं संदीप जी के साथ, आप हैं विनोद गढ़वाल जी। आप इंदौर से आते हैं। वर्तमान समय आप सरकारी स्कूल में पॉलिटिकल साइंस की टीचर के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेवा करना एक पैशन है और उसके साथ साथ उनकी अलग अलग हॉबीज भी हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं विनोद जी से और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। विनोद जी, आपको रेडियो मधुबन में मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मधुबन पर सुन रहे तमाम श्रोताओं को यथोचित अभिवादन हो। जी, आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और आप हिंदी भाषी होने के नाते आपकी एक नमस्कार में ही इतनी अच्छी बातें आपने सुनाई एक नए अंदाज से। सो विनोद जी, हम आपकी कविता से शुरू करना चाहते हैं आपकी जीवन के सफर। जीवन का सफर तो बहुत मुश्किल भरा रहा और प्रारंभिक तौर पे 2 ही लाइन कहूँगा कि वक्त लाया है उदासी आज मेरे सामने, वक्त लाया है उदासी आज मेरे सामने, कैसा ये झटका लगाया भोले भरे राम ने। तो राम की महिमा तो मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन जिंदगी में जब से होश संभाला है, एक जद्दोजहद करते हुए आज उसी राम की कृपा से, प्रभु की असीम कृपा से आज बच्चों का अध्यापन करा रहा हूँ और अपना सफल जीवन व्यतीत करने का एक प्रयत्न प्रभु कृपा से कर रहा हूँ। जी। सो विनोद जी, जैसे आप कहते हैं कि आपको 8वीं कक्षा तक दृष्टि थी, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गई है, तो वो क्या हो गया था उस समय बचपन में कि आपकी दृष्टि चली गई धीरे धीरे? देखिए, जहाँ तक मेरे माता पिता कहते हैं कि मैं 5वीं 6वीं तक तो नॉर्मल एक बच्चे की तरह जैसा अध्ययन होता है वैसे ही करता था, सामान्य किताबों से पढ़ता था। लेकिन 6वीं में आते आते जो मेरे सामान्य स्कूल के शिक्षक थे उन्होंने महसूस किया कि मुझे कुछ देखने में दिक्कत आती है, और क्योंकि मैं आँख के पास में किताब ले जाता था और पढ़ता था, तो फिर उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बताया, क्योंकि पिताजी जो थे वो एक श्रमिक वर्ग से आते थे, मिल मजदूर थे, तो इतना नॉलेज नहीं था और माताजी गृहिणी थी, तो इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर भी उस समय मेरी बुद्धि काफ़ी प्रबल थी, तो घर की परिस्थितियों को देखते हुए जिस विद्यालय में मैं पढ़ाई करता था वहाँ की शिक्षिकाओं ने मेरा भरपूर इलाज कराने का प्रयत्न किया, और वे सभी शिक्षिकाएं जिनको मैं इस समय भी नमन करता हूँ, ताउम्र नमन करूँगा, उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि मेरी आंखों की जो रोशनी है वो आ जाए। लेकिन अथक प्रयासों के बाद डॉक्टर, जो इंदौर के जितने भी मशहूर डॉक्टर थे, प्रसिद्ध डॉक्टर से थे, चाहे वो हार्डिया जी हों, चौधरी जी हों, कई नामी गिरामी डॉक्टरों तक उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन सबने ये कहा कि आरपी रेटिना प्रगमन डोसा जो होता है वह मेरे में है, और इसके कारण जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा विजन लॉस होगा। तो 8वीं उस समय बोर्ड हुआ करती थी, तो 8वीं की मैं पेपर दे रहा था, तो 1-2 विषय में मुझे कम नंबर आए, और जिसके कारण मुझे पूरक परीक्षा का परिणाम मेरे सामने आया। ऐसे में फिर मेरे उसी स्कूल के शिक्षकों ने मेरे माता पिता को यह सजेस्ट किया कि अब विजन काफ़ी लॉस हो रहा है, जिसके कारण इसका भविष्य खराब होगा, बुद्धि बहुत अच्छी है, तो जो विशेष विद्यालय होते हैं, यदि आप उस विद्यालय में मुझे पढ़ाएंगे तो मैं बहुत आगे निकल चलूँगा। क्योंकि मैं मेरे घर का सबसे बड़ा पुत्र था, बेटा था,
तो मातृ मोह ने इस बात की अनुमति नहीं दी और लगभग मेरा 1 साल इसमें बर्बाद हुआ। फिर मेरी मम्मी जी मेरे चाचा जी की शादी में आउट ऑफ स्टेशन गई। उस दौरान मेरे पिताजी ने मुझे डॉक्टर हेलन केरल दृष्टिहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो इंदौर में स्पेशल स्कूल था, वहाँ पर प्रवेश कराया और फिर मैंने एक नए जीवन में प्रवेश किया और उसके बाद फिर अपना अध्ययन दृष्टिबाधितों के साथ जारी किया। तो विनोद जी, आपकी माताजी क्यों नहीं चाहती थी कि आप स्पेशल स्कूल में जाएं? माताजी यही कि मैं सबसे बड़ा हूँ और कभी घर से दूर नहीं गया हूँ, हॉस्टल लाइफ में क्या होता होगा, कैसा खाना मिलेगा, कैसे रहेगा, यानी कि उन्होंने कभी भी अंधकारमय जीवन को महसूस नहीं किया था। तो उनको बहुत अजीब सा लगता था कि वहाँ कैसे रहेगा और क्या करेगा, कौन ध्यान रखेगा, ये तमाम यानी कि उनके दिल दिमाग में प्रश्न चलते थे। इसके कारण उन्होंने मुझे ब्लाइंड स्कूल में जाने से भरसक प्रयत्न किया कि मैं ना जाऊं। जी। आज जब आपको देखती है उनको क्या लगता है? वो स्कूल में ज्वाइन करना सही लगता है फिर? नहीं, अब आज की परिस्थिति में तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि उस समय मैं अगर और थोड़ा पहले डिसीजन कर लेती तो मेरा जो 1 साल बर्बाद हुआ वो शायद मेरा 1 साल बर्बाद ना होता और मैं आज किसी अन्य और मुकाम पर स्थापित हुआ होता। जी। विनोद जी, हम जब भी स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। कोई क्राफ्ट करना, आर्ट करना हो, या फिर म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, ये सभी चीज़ें। तो फिर ये सब भी होते थे आपके स्कूल में? हाँ, होते थे। और मैं आपको कहता हूँ यानी कि मेरे टीचर मेरे से सबसे ज़्यादा मैथ्स में प्रभावित थे। यानी कि जो मैथ्स की टीचर थी वो जब तक टीचर बच्चे को समझाती उसके पहले मैं उस दिमाग में उस सवाल को सॉल्व कर लेता था और उसका उत्तर उनको बता दिया करता था। तो वो इतनी अधिक प्रेरित थी कि उन्होंने केवल मैथ्स के टीचर नहीं, पूरी स्कूल की जितनी भी शिक्षिकाएं थी उनको मेरे इलाज के लिए तैयार करा। और वो जब तक स्कूल में रही या मैं जब तक स्कूल में रहा, उन्होंने कभी भी मेरे आगे तो किसी भी बच्चे को प्रेफर नहीं करा। बस सबसे पहले विनोद बता दो क्या उत्तर आएगा। तो मैथ्स मेरा काफ़ी अच्छा रहा और स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर भी मेरा संचालन शौक रहा, जो अभी इस समय आप कर रही हैं। तो इस प्रकार के प्रोग्राम मैंने भी अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में काफ़ी ऑर्गेनाइज किए हैं। जी। विनोद जी, स्कूल लाइफ से ही आप मंच संचालन करना, ये सभी चीज़ें सीखे हैं? जी। तो कभी स्पोर्ट्स और इन सभी चीज़ों में आपको जाने की इंटरेस्ट नहीं हुई? नहीं, जाने की इंटरेस्ट बहुत हुई। ब्लाइंड स्कूल में जब गया तो देखा वहाँ पर कि दृष्टिबाधित भी क्रिकेट खेलते हैं। तो कुछ समय तक तो उनके खेल को देखा। एक स्पेशल बॉल आती है जिसमें आवाज़ के द्वारा उसकी आवाज़ को सुनकर उस पर बैट मारा जाता है। तो उसको देखते हुए मेरे पास भी बहुत शौक रहा मुझे कि मैं क्रिकेट खेलूं। जब तक मैं स्कूल में रहा तब तक मैं क्रिकेट खेला करता था। लेकिन जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था वो मात्र 10वीं तक ही था, हाई स्कूल था। और उसके बाद पुनः मुझे नॉर्मल स्कूल में आना पड़ा। तो चूँकि नॉर्मल बच्चों में तो ऐसी कोई बॉल स्पेशल होती नहीं है, जिसके कारण फिर वो क्रिकेट का शौक वहीं रह गया। हाँ, अब सुनने में बहुत शौक है। जैसा भी ICC T20 वर्ल्ड कप चल रहा तो एक मैच और कोशिश करता हूँ, यदि क्लास नहीं है तो बॉल टू बॉल उसकी कमेंट्री सुनी जाए। और समय समय पर जब मौका मिलता है तो हम भी या हमारे जो स्पेशल ग्रुप होते हैं उसमें कमेंट्री देकर अपडेट देने का काम करते हैं। खेल नहीं पाते हैं लेकिन हाँ, उसका अपडेट देकर अपने शौक को जरूर पूरा करते हैं। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। विनोद जी, आपकी ग्रुप में भी क्रिकेटर्स होंगे? हाँ, बहुत सारे हैं जो कि आज भी अपने अन्य गतिविधियों के साथ क्रिकेट खेलते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मैं 10वीं तक ही था स्कूल, उसके बाद नॉर्मल स्कूल में आ गया। नॉर्मल स्कूल के बाद यानी कि जब से मैं ब्लाइंड फील्ड में आया हूँ तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। एक के बाद एक क्लास पास करते गया। हायर सेकेंडरी होने के बाद BA, MA और MA करने के बाद मध्य प्रदेश में व्यापम परीक्षा हुआ करती थी। व्यापम मध्य प्रदेश का बहुत प्रचलित नाम है। तो 2005 में उसने पहली बार व्यापम की परीक्षा आयोजित की थी और 2005 में ही मेरा PG कंप्लीट हुआ था।
तो फ्रेशर होने के कारण मेरा व्यापम में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और मेरा एक ही आवेदन मैंने अप्लाई किया था, फर्स्ट आवेदन में ही मुझे नौकरी मिल गई। तो जब से फिर अन्य गतिविधियों में नहीं, फिर सोचा कि जो मैंने सीखा है वो मैं अपने छात्रों को देकर राष्ट्र निर्माण में कुछ योगदान दे सकूं, अपनी भूमिका निभा सकूं। तो 2006 से लेकर अब तक मैं बस अपने विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान के माध्यम से जो जानकारियां हो सकती है, जो अपडेट हो सकता है, विषय वस्तु के अतिरिक्त देने का प्रयत्न करता हूं और अब इसी को मैंने अपना शौक बना रखा है। जी, बहुत सुंदर। जब एक टीचर वर्सेटाइल होता है और अलग अलग विषयों पे रुचि रखता है, सीखता रहता है, तो उनके जो बच्चे हैं, वो विद्यार्थी हैं, उनके अंदर भी हर चीज़ की विकास होना शुरू होता है। मैं उसी क्रिकेट पे अटकी हुई हूँ अभी भी। विनोद जी, कमेंट्री देते हैं आप? जी अगर बहुत अच्छी कमेंट्री देता हूँ। ये अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है तो विराट कोहली ने उठाकर मारा है और कोई फील्डर को मौका नहीं कि सिरे गेंद से मारे के बाहर और 4 रन। वेरी नाइस। आप लोग जब स्कूल में बच्चों का क्रिकेट वगैरह होता है तो आप कमेंट्री देते हैं? जी हाँ, वंडरफुल। स्कूल में मेरे साथ एक नॉर्मल टीचर रहता है, वो बताता है कि सर यह बच्चा भी खेल रहा है और इसने इस साइड गेंद मारी है, तो फिर मैं अपने शब्दों में उसको कि राइट हैंड बॉल पे लिया और सीधे घुमाकर मारने की कोशिश, लेकिन हो सकता है कैच हो रहा है, लेकिन ये कैच छूटा और बच्चे को जीवन दान मिला और राहुल ने इसी के तहत 2 रन पूरे किए और इनका स्कोर बढ़कर 38 रनों पर पहुंचा। अब वहां से संजय बॉल को लेकर तैयार हैं, सोच रहे हैं कि राहुल जम चुके हैं, इनकी नजरें जमी हुई है, तो कैसे इन्हें बीट किया जाए। और संजय दौड़ रहे हैं और ये गेंद डाली, लेकिन एम्पायर ने वाइड करार दिया। ऐसा लग रहा है कि हमारे आंखों के सामने क्रिकेट चल रहा है अभी। जी, तो बस प्रयास है, जो कर नहीं पाए हैं उसको बोलकर ही पूरा कर लिया जाए, ताकि एक आत्मसंतुष्टि रहे कि इस कारण से हम नहीं कर पाए, लेकिन आज उसी को एक माध्यम बनाकर अपने शौक को पूरा कर पाए। जी, बहुत अच्छा। विनोद जी, क्रिकेट के अलावा और भी कोई स्पोर्ट्स है जिस पे आपको इंटरेस्ट है, आप खेलते हैं? हाँ, शय और मात देने के खेल में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है और शतरंज की काली सफेद गोटों पर अपनी दिमागी चालें दौड़ाने में विश्वास रखता हूँ और समय मिलता है तो शतरंज में भी अपनी चालें चलता हूँ। अच्छा, आप ये भी हॉबी के तौर पे खेलते हैं या फिर आपने कभी नेशनल्स या स्टेट लेवल पे? नहीं, केवल हॉबी के तौर पर। हॉबी के तौर पे तो नेशनलाइज तौर पर तो मैंने सोच रखा है कि बस मेरे विद्यार्थियों को मैं इतना अच्छा तैयार करेंगे दूं, इतना अच्छा स्तर उनको प्रदान करूं कि मेरे बच्चे ही मेरा नाम रोशन करें। आप दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सिखाते या दृष्टिबाधित? मैं सामान्य विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, दृष्टिवान विद्यार्थियों को ही अध्यापन कराता हूँ। मेरा स्कूल जो है पूरी तरह से नॉर्मल विद्यार्थियों का है। हाँ, जो आप चेस सिखाते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट्स को सिखाते हैं? हाँ, चेस नॉर्मल, लेकिन उसके लिए मेरा स्पेशल चेस बोर्ड होता है और वो बच्चे को उनके जो बोर्ड देता है, मैं मेरी गोटे दिखाकर उनको बताता हूँ कि इस प्रकार की गोटे हैं, आपकी गोट देख लीजिए, क्योंकि हमारी स्पेशल गोटे आती है ब्लैक और व्हाइट पर जो रहता है एक ऊपर बिंदु मंडा रहता है, ताकि उससे पता चलता है हमको कि ये हाथी है, घोड़ा है, और इनकी डिजाइन भी थोड़ी सी अलग होती है नॉर्मली। तो मैं मेरी गोट बता देता हूँ कि विद्यार्थियों की ये हमारा हाथी है, तो वो उनका हाथी देख लेते हैं। काला सफेद तो वो देख ही पाते हैं, और काले सफेद को हम जिस पर बिंदी है वो व्हाइट हो गया हमारे लिए, जिस पर बिंदी नहीं है वो ब्लैक हो जाता है। और जो सीधा चलना है, उल्टा चलना है, ढाई घर चलना है, जैसे घोड़ा ढाई घर चलता है, तो मैं अपने चेस बोर्ड पे बताता हूँ, बच्चे उनके बोर्ड पर देखते हुए सीखते हैं। वेरी गुड। चाहे वो क्रिकेट है या चेस है जी, इसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ता है जी। क्रिकेट फिर भी ठीक है, आपको तो सिर्फ रन याद रखना है जी, बॉल्स याद रखना है जी। लेकिन चेस ऐसी चीज है, आपको पूरी हिस्ट्री याद रखनी है जी, क्योंकि आप वो गोटे कहाँ पर है, किसने क्या चाल चलाई देख नहीं सकते हैं जी। तो आपको सारी गिनती याद रखनी है, कौन सी गोटी कहाँ पर है, ये सभी चीज। तो
आपकी मेमोरी की एक्सरसाइज होती है, कैसे आप लोग ये सब मैनेज कर लेते हैं? जी, मेमोरी की तो एक्सरसाइज बहुत करना पड़ती है, क्योंकि यही मेमोरी है जो कि हमको आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि नॉर्मल लोग जो होते हैं वो अपनी दृष्टि से सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन हमको जो हमारी अंतर मन की आंखें हैं या जो हमारा माइंड है उसमें ही सारी चीज़ें सेटअप करके रखना पड़ती है, ताकि कोई भी चूक हमसे ना हो। और जहाँ तक मेरा जो सब्जेक्ट है उसको मैं बरोबर विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन जब मैं क्लास में जाता हूँ तो यही समझाता हूँ कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आने वाले कल में वो इतिहास बन जाएगा। तो हमें इतिहास याद रखना है यदि वर्तमान को जानना है तो। इसी प्रकार चेस वगैरह में भी हमने पीछे कौन सी चाल चली है, जब तक हम उसको दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक आगे की सही दिशा में, क्योंकि सामने वाले को भी हमको देखना है, सामने वाले की क्या चाल हो सकती है उसकी कल्पना भी हमको करना है। हमने किस सोच के साथ पिछली चाल चली है उसको भी ध्यान में रखना है। यदि पिछले और आगे सामने वाले की क्या हो सकती है, हमारी क्या कल्पना से हमने पिछली चाल चली है, इन सबका समन्वय जब तक सही स्थापित नहीं होगा तब तक विजेता बनना नामुमकिन है। इसलिए समन्वय बनाना ही पड़ता है। इसलिए दिमाग को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रखते हैं तभी बाजीगर बन सकते हैं। क्या बात है। कभी ऐसा होता है आप खेलते खेलते कई ख्यालों में खो गए और मिस हो गए आपके दिमाग से और आप गलत स्टेप ले लिया? नहीं, इसमें मेरे जो सामान्य टीचर भी हैं वो बोलते हैं कि सर हम आपको कई जगह डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, आप हमारी बात का जवाब भी देते हैं, लेकिन आप कैसे कर लेते हैं? और मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं रहता, क्योंकि मेरा को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, लेकिन मैं सब चीजें कैसे याद रखता हूँ या कौन सी शक्ति से करने के लिए प्रेरित करती है, मेरे पास कोई उत्तर नहीं। मेरा ऊपर वाला, मेरा प्रभु जो है वो मुझे इतना दिमाग दे देता है कि मैं 10 लोगों से भी यदि बात कर रहा हूँ तो किससे मेरे को क्या बात करना है, किसको मैंने क्या बात कही है, ये मेरे दिमाग में रहती है। इतनी फोकस और एकाग्रता है जी, बहुत अच्छा है। जो एक सामान्य व्यक्ति भी इतनी याददाश्त पे फोकस नहीं करता है, भूल जाते हैं चीज़ें, जो आप लोग उसको याद रखते हैं हर वो चीज़ और सही तरीके से उसको करने की कोशिश करते हैं जी। विनोद जी, माइंड की एक्सरसाइज तो एक अपनी जगह है, क्योंकि आपकी श्रवण से ही सारा काम होता है, तो आपका पूरा एकाग्रता आपकी आवाज़ पे रहती है जी। और म्यूजिक में क्या आपने हाथ आजमाया है? म्यूजिक का सच बताऊं दीदी तो मेरे को म्यूजिक का तो अथाह शौक है, लेकिन जिस स्तर पर मैं विद्यालय में पहुंचा, मैंने जैसा कहा पूर्व में भी कि मैं 8वीं क्लास में ब्लाइंड स्कूल में गया, तो 8वीं क्लास में जो मेरे अन्य सहपाठी थे वो म्यूजिक क्लास में जाते नहीं थे और मुझे बहुत शौक था कि मैं म्यूजिक सीखूं, लेकिन चूंकि मैं नया नया विद्यार्थी था, ब्लाइंड को जानता भी नहीं था, ब्लाइंड फील्ड में क्या होता नहीं होता, मेरे सहपाठियों ने मुझ पर इतना दबाव बनाया कि मुझे म्यूजिक क्लास कभी नहीं जाने दिया। और जिस दिन मैं म्यूजिक क्लास गया, किसी को पता चला तो मेरी शाम को जमकर धुनाई होती थी। 2-4 बार मैंने मार खाई। उसके बाद मैंने संगीत की क्लास से ही हाथ जोड़ लिया कि जब क्लास में जाऊंगा तो मेरे को पीटना ही है, तो भैया मार खाने से बचूं, इसलिए मैं कभी संगीत क्लास नहीं गया। क्यों पिटाई होती थी? वो नहीं चाहते थे कि उनकी क्लास का कोई विद्यार्थी संगीत सीखे या संगीत क्लास में जाए, वो सभी संगीत से दूर रहते थे। हालांकि उनमें से कुछ काफी अच्छे संगीतज्ञ हैं, गाते बजाते, लेकिन वो पहले सीख चुके थे और चूंकि एक वो बचपन से ही उस चीज को सीख चुके थे, तो बड़े स्तर पर उन्होंने अपने आप को ही तानसेन समझ लिया था। तो वो सोचते थे कि उन सर के पास क्या जाना, अब तो हम ही सब कुछ कर लेते, तो उन्होंने मेरे को भी नहीं जाने दिया। लेकिन हाँ, मुझे गुनगुनाने का शौक बहुत है। कोई सा भी गाना जब बजता तो मैं उसके साथ उसके अंतरे गाने के लिए तैयार कर लेता अपने आप को और गुनगुनाते रहता। अभी आपको खुला मंच है, आप गुनगुना सकते हैं। जी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं,
कोई जाना नहीं, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बस नहीं, गाने आगे को गा गा सकते सकता हूँ, हैं। आपके समय रेडियो मधुबन का नहीं समय नहीं, पूरा गाइए, पूरा गाइए। चलिए दूसरा गाना गुनगुनाते हैं। हाँ जी। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजाल का। ए काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, जिस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। शहरों में आकर भी मुझको ठिकाना ना मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना ना मिला। क्या समझूं इस भगवान को, क्या मानूं इस संसार को। एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई। कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन तोड़ दो। ए पर्वत रास्ता दो मुझे, ए कांटो दामन छोड़ दो। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। वाह, बहुत सुंदर। लेकिन आप सभी को मेरा जो गाना है बेसुराला हुआ होगा, लेकिन मुझे गाने का बहुत शौक है, तो इसलिए स्वर का तो ज्ञान सीखा नहीं, लेकिन प्रयास करता हूँ कि गुनगुनाऊं और उतना गुनगुनाऊं जो कि मेरी अंतरात्मा को अच्छा लगे। जब आपको अच्छा लगता है तो सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। जी शुक्रिया जी। गीत भी हो गए, स्पोर्ट्स भी हो गए हैं। आपकी पढ़ाई पे अगर हम आते हैं, आप अभी
सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस जी। सो आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? मैंने MA PG किया है, उसके बाद B.Ed किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यदि आपको शिक्षक बनना है तो B.Ed कंपलसरी कर दिया जाता है, तो MA B.Ed किया है मैंने। ओके, सो आपने पॉलिटिकल साइंस से क्यों चुना है? पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, आज भी पॉलिटिकल साइंस जब बोलते हैं तो सीधे जो व्यक्ति नहीं जानता तो वो सीधे बोलता है अरे ये तो राजनीति की टीचर है। तो मैं उनको कहता हूँ भाई साहब, मैं राजनीति का टीचर नहीं हूँ, मैं राजनीति विज्ञान का, राजनीति शास्त्र का टीचर हूँ। राजनीति चीज अलग है और राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र अलग है। तो बस ये शब्द मुझे एक अलग दिखाता था कि लोगों की मानसिकता राजनीति और राजनीति शास्त्र को एक ही समझते हैं वो लोग। तो जब मैं बड़े लोगों से सुनता था राजनीति के टीचर, राजनीति के टीचर, तो मैं जानना चाहता था कि राजनीति में ऐसा है क्या कि राजनीति के टीचर कहते हैं। हालांकि जब उसको पढ़ा, जब जाना कि राजनीति चीज अलग है और राजनीति शास्त्र अलग है, तो बस अभी वही अंतर अपने विद्यार्थियों को देने के लिए मैं इस राजनीति शास्त्र की गहराई में गया और मैंने इस विषय को अपने मास्टर ऑफ आर्ट्स के रूप में चुना। बहुत सुंदर। तो हमारे श्रोताओं के साथ भी साझा करिए, राजनीति में और राजनीति के शास्त्र में क्या अंतर है? ये देखिए, आम बोलचाल की भाषा में जो नेता लोग होते हैं, जितने भी राजनीतिक दल के जो तथा कथित नेता होते हैं, जो वो बयानबाजी करते हैं, जो अपनी चालें चलते हैं, वार प्रतिवार, चाहे वो वाक युद्ध के रूप में हो किसी रूप में, वो होती है राजनीति। और राजनीति शास्त्र जिसमें राज्य के कैसे जन्म हुआ है, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्षेत्र है और कहाँ तक वो अपने अध्ययन का केंद्र रखता है, उसको हम राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र कहते हैं। और प्रसिद्ध जो लेखक है गार्नर, उन्होंने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए खूब लिखा है। एक ही लाइन में उन्होंने राजनीति विज्ञान को समझा दिया है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य है। राज्य कैसे बना है और राज्य कहाँ तक काम करेगा, कब वो समाप्त होगा, वो समूचा जो ज्ञान मिलता है वो हमको राजनीति विज्ञान और राजनीति शास्त्र में मिलता है। जी, तो यूं कहे कि राजनीतिक शास्त्र जो है वो आपके लिए एक डिक्शनरी है। हाँ, जिसको पढ़ करके राजनीति करते हैं। राजनीति जो की जाती है वो शब्दों को तोड़ मोड़ कर की जाती है, और राजनीति शास्त्र तो सीधा सीधा ज्ञान देने का प्रयास करता है कि क्या सही और क्या गलत है, वो सैद्धांतिक तौर पर समझाता है। लेकिन राजनीति करने वाले उन्हीं शब्दों को तोड़ मोड़ देते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। सो आपसे जो पढ़ाई किया बच्चे जी, कोई पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश की? नहीं, वो समझ गए कि राजनीति शास्त्र में जो हमको ज्ञान दिया है वो राजनीति में रहकर हम या राजनीति क्षेत्र में जाकर उस ज्ञान का हम सदुपयोग नहीं कर सकते। जी, मेरे अभी तक जो बच्चे हैं तो 2-3 बच्चे जो हैं सेना की ओर गए हैं। सेना में जो है नेवी और थल सेना में अभी तक मेरे विद्यार्थी गए हैं। जी, कुछ विद्यार्थी जो हैं ग्राम पंचायत में सचिवों का पदभार संभाल रहे हैं। अच्छा, और कुछ विद्यार्थी मेरे ही तरह टीचर बन गए हैं। शिक्षक बनकर अन्य विद्यार्थियों का जीवन में उजाला भर रहे हैं। जी, कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं विनोद? मैं 16 साल हो गए, 17वां मुझे रनिंग है। जी, मेरी ऐसी पढ़ाई खत्म हुई थी, सौभाग्य से मैंने कहा कि व्यापम ने उस समय मध्य प्रदेश में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की थी, और उसी प्रथम शिक्षक पात्रता परीक्षा को मैंने उत्तीर्ण किया, और पहले ही आवेदन में मुझे यह अवसर मिला। और आपको आपके माध्यम से तमाम श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि मुझे विकलांगता का भी जो आरक्षण होता वो नहीं मिला। मैं सामान्य वर्ग से ही फाइट करते हुए शासकीय सेवा में आया हूँ, और उसका खामियाजा मुझे 12 साल एक ही स्थान पर पदस्थ रहना पड़ा। जो मेरा पहली पद स्थापना थी वो मेरे घर से लगभग 113-114 किलोमीटर दूर हुई थी। तो मैं सुबह जाता था और देर रात को वापस आया करता था। 3 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में नियमितीकरण होता है, तब से लेकर मैं लगभग 12 साल तक अपने स्थानांतरण के लिए प्रयासरत रहा। 12वें वर्ष जब मेरे पूरे हो गए तब मुझे अवसर मिला, और इस मेरा स्थानांतरण का मैंने आवेदन करा। सीनियरिटी के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर मेरा स्थानांतरण हुआ, मगर वो मेरे मूल निवास जो मेरा इंदौर में था वहां ना होकर वरिष्ठता के आधार पर इंदौर हुआ। जब मैंने मेरे स्थानांतरण पर आपत्ति लगाई, क्योंकि सरकार ने प्राथमिकता दी थी
कि हम विकलांगों को गंभीर बीमारी के बाद दूसरी वरीयता देंगे। तो मैंने जिन जिन स्कूलों में भरा था फॉर्म, मेरा वहाँ पर नहीं हुआ, और अन्य व्यक्तियों का जब हुआ तो मैंने मेरे स्थानांतरण पर आपत्ति लगाई सभी टीचरों के। जहाँ पर मेरे जो स्कूल थे उनका ट्रांसफ़र हुआ था तो मैंने आपत्ति लगाई, और जब DPI भोपाल में लोक शिक्षण संचालय है वहाँ पर मेरी आपत्ति की सुनवाई हुई, तब मुझे पता चला कि मेरा आदेश विकलांग कोटे में नहीं हुआ है, और जिस कारण से सरकार की नज़र में मैं विकलांग नहीं हूँ, इसी कारण से मेरा 12 सालों से स्थानांतरण नहीं हुआ है, क्योंकि मैं विकलांगता की जो प्राथमिकता है उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। ऐसे में मैंने आयुक्त महोदय से कहा कि मैं सर आपके सामने हूँ और मैं इतने इतने वर्ष से ब्लाइंड हूँ और दृष्टिबाधित हूँ, यकीन नहीं है तो आप किसी भी बोर्ड मेडिकल को या किसी भी डॉक्टर से मेरा आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, पता चल जाएगा कि मैं सेवा के दौरान ब्लाइंड था, नहीं हूँ, या आज हूँ या नहीं हूँ। साथ ही साथ हमको एक मध्य प्रदेश सरकार 350 रुपये का विकलांग वाहन भत्ता देती है। तो मैंने यह भी कहा कि यदि मैं विकलांग नहीं हूँ और मुझे भत्ता मिल रहा है तो फिर मुझे ये भत्ता अवैधानिक तौर से दिया जा रहा है, इसकी वसूली की जाए। जब उन्होंने मेरी इन बातों को सुना तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि बेटा आपके आदेश में नहीं लिखा है तो हमको ये पता नहीं चलता कि आप विकलांग हो, इसी कारण से आपको विकलांगता का लाभ नहीं दिया गया है, और आपका स्थानांतरण सीनियरिटी के आधार पर जो आपने स्कूल भरे हैं, जिस स्कूल में आपका अभी वर्तमान में स्थानांतरण हुआ है वहाँ पर आप सबसे सीनियर थे, उस आधार पर आपका दिया गया है। लेकिन चूंकि आज आपने प्रत्यक्ष रूप से हमें अपनी अवस्था से अवगत कराया है, तब हम आपका इस स्थानांतरण आदेश को परिवर्तित करते हैं और आपके मूल गृह जिले में आपको स्थानांतरित करते हैं। तब मुझे जाकर पता चला कि विकलांगों को भी नौकरी में आरक्षण होता है, और उनके आदेश पर यदि विकलांग कोटा है तो वो लिखा जाता है, जो कि मेरे आदेश में आज तक नहीं है। जब आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया जी, उस समय आपने ये दिव्यांग कैटेगरी में अप्लाई किया या नॉर्मल में अप्लाई किया था? मैं तो उस समय नहीं जानता था कि दिव्यांगों के लिए अलग से कुछ होती थी, लेकिन हाँ इतना पता था कि नौकरी मिलती है, लेकिन ये नहीं पता था कि किस प्रकार की नौकरियों में दिव्यांगों को आरक्षण मिलता है। मुझे तो बस पता चला था, मेरे किसी सहयोगी ने, दोस्त ने बताया था कि राजनीति विज्ञान की वहाँ पोस्ट निकली है। तो उज्जैन चूंकि इंदौर से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर है, तो मैं फॉर्म भरने चला गया शौक में कि चलो भर के तो देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं PhD की तैयारी कर रहा था। PhD के लिए मैंने सिनॉप्सिस भी सबमिट की थी, लेकिन मैंने फॉर्म भर दिया और 2-3 महीने बाद मेरे उसी दोस्त ने बताया कि तुम्हारा चयन हो गया है, और इस पेपर में अक्षर विश करके एक पेपर आता था और उसमें आपका नाम छपा है। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि विकलांग कोटे की नौकरी होती, बस मैं तो सामान्य है या कुछ है। राजनीति विज्ञान की पोस्ट निकली है जिसके लिए मैंने अप्लाई किया है और मेरा चयन हो गया। कितनी अच्छी बात है कि आप सामान्य लोगों के साथ इक्वल पोटेंशियलिटी के साथ आपने कंपटीशन दिया और आप चयन हो गए हैं उसमें। सो अभी भी आपको नॉर्मल कैटेगरी में कंसिडर करते हैं या फिर दिव्यांगों की कैटेगरी में? नहीं, अब उसके बाद तो मेरा ट्रांसफर हुआ है विकलांग, और विकलांग कोटा मानते हुए उन्होंने दे दिया, मगर क्योंकि मेरा आदेश तो उस समय था, मैंने तर्क दिया कि इसमें मेरी क्या गलती है सर। आप जो आयुक्त महोदय थे उनको मैंने बस यही कहा कि यदि मैं सामान्य व्यक्ति के साथ फाइट कर रहा तो इसमें मेरा दोष है या आपके सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी ने आवेदन भरा था उसमें उनका दोष। तो उन्होंने बोला दोष किसी का नहीं, आप में योग्यता थी, आप योग्यता के दम पर आगे बढ़े हो, और आपको खुशी होना चाहिए कि आपने अपने एक विकलांग को और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। यदि आपका विकलांग कोटा हो जाता तो सरकार की नजरिए में तो एक विकलांग को नौकरी दे चुके थे, लेकिन आप विकलांग होते हुए भी सामान्य कोटे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपने एक को अप्रत्यक्ष रूप से और रोजगार दिया है। इसलिए मैं तो आज तक सामान्य कोटे के तहत ही जो है अपना अध्यापन करा रहा हूँ। हाँ, लेकिन विकलांग कोटे के जो लाभ होते हैं वो मुझे मिल रहे हैं। हालांकि पदोन्नति मेरी अभी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में कोटे का अगर लाभ मिलेगा तो मैं पदोन्नत भी हो जाऊंगा, नहीं तो फिर सामान्य शिक्षकों के जो वरिष्ठता क्रम है उसमें तो मैं काम कर ही रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा। विनोद जी, जब हम शिक्षा की बातचीत करते हैं, आपने भी बचपन से अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाई किया है जी, सामान्य स्कूल में भी और स्पेशल स्कूल में भी जी। शिक्षा क्या मायने रखती है किसी के जीवन में? शिक्षा बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि
एक व्यक्ति जब शिक्षित नहीं रहता है तो उसका जितना शोषण होता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और कहीं कहीं तो शिक्षित लोगों का भी अत्यधिक शोषण हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलती है। शिक्षा और शिक्षित होना दोनों कभी कभी तो मुझे लगता है कि विरोधाभास हो गया है। बहुत सारे लोग अक्षर ज्ञान ले लेते लेकिन वास्तव में या किताबें पढ़ लेते लेकिन उस किताबों का उनको कहाँ पर प्रयोग करना है, कहाँ पर अपने ज्ञान का क्रियान्वयन करना है, वो नहीं जानते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन तमाम श्रोताओं से करूंगा, आप पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको किताबी ज्ञान से ज्यादा वास्तविक नॉलेज दें, अनुभव दें कि कहाँ उस ज्ञान का प्रयोग करना है, तभी उनका पढ़ना सफल होगा। नहीं तो किताबें 100 पढ़ लो किंतु आप उस किताब की एक भी बात याद नहीं रख रहे हैं, एक भी बात को समझ नहीं रहे, एक भी बात को सीख नहीं रहे, तो आपकी 100 किताबें भी एक कोरे कागज के समान ही होगी। जी, जब आप अलग स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं आपको कोई डिफरेंस महसूस होता है इसमें कि सामान्य व्यक्ति की पढ़ाई में और दृष्टिबाधित की पढ़ाई में, उनके विकास में या उनकी पढ़ाई करने में या पढ़ाने की तरीके, इन सभी चीज़ों में? हाँ, ये तो होता है दीदी, बहुत अंतर आ जाता है क्योंकि सामान्य लोगों के लिए तो सभी पब्लिकेशन पुस्तकें निकालते हैं लेकिन दृष्टिबाधित के लिए कोई भी पब्लिकेशन किताबें नहीं प्रकाशित करता है। ऐसे में दृष्टिबाधित जो शिक्षक है उनको अपनी ब्रेल पुस्तकों के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती हैं। कहीं कहीं तो जो विद्यालय के शिक्षक रहते हैं वो सहयोगी रहते हैं और कहीं कहीं तो उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें तो आती हैं। लेकिन हाँ, यदि शिक्षक में योग्यता है तो फिर पूरा विद्यालय उसको सहयोग भी करता है। मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ लेकिन हाँ, मेरे स्कूल में यदि कोई भी श्रोता या आप भी कभी आए भविष्य में तो आप देखेंगे मैं दृष्टिबाधित हूँ लेकिन पूरा विद्यालय मेरे पीछे रहता है। खासतौर पर जब बच्चों का परीक्षा परिणाम वगैरह होता है, क्योंकि जो परीक्षा परिणाम तैयार होता है तो सभी बच्चों के नंबर काउंट होते हैं। कैलकुलेटर से फास्ट मैं उनको रिजल्ट बनाकर देता हूँ और या कोई भी उनको पत्र व्यवहार करना है तो सभी उसकी ड्राफ्टिंग के लिए भी मेरे पास आते हैं। तो मुझे तो मेरे विद्यालय से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मेरे को व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो मुझे कभी भी इन 16 वर्षों में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन हाँ, मेरे अन्य साथियों को मैं देखता हूँ तो उनको विभिन्न स्थानों पर अनेक स्तरों की चुनौतियाँ देखना पड़ती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों से जूझना पड़ता है, अपने आप को साबित करने में उनको खून पसीना बहाना पड़ता है, जब जाकर वो अपना अध्यापन सुचारू रूप से करा पाते हैं। जी, जब आप पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चे आपके साथ शरार करते या चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, आपकी ना देखने की फ़ायदा उठाना? दीदी देखिए, बच्चे तो शरारती होते हैं और चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। कैसे हैंडल करते हैं आप? मेरा हैंडल करने का तरीका अलग है। मेरे को मान लीजिए क्लास में 25 बच्चे बैठे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं 2 लाइन किसी विद्यार्थी से पढ़ाई, 4 लाइन किसी विद्यार्थी से पढ़ाई। अब बच्चे क्या सोचते हैं, हमसे तो पढ़वा लिया सर ने एक बार, दूसरी बार पढ़ाएंगे नहीं वो। तो फिर मैं 3-4 बच्चे के वापस उसी बच्चे पे आ जाता हूँ। तो और मेरी आदत है कि मैं कभी भी पैराग्राफ खत्म होने के बाद किसी भी बच्चे को पढ़ाने से रोकता नहीं हूँ। मैं बीच के शब्द में, क्योंकि मेरी वो किताब पढ़ते हैं, मैं ब्रेल से उनको पढ़ाता हूँ तो मेरी उंगली और उनकी नज़र दोनों साथ साथ चलती है। तो मैं किसी भी एक बीच शब्द पे ही खड़ा कर देता हूँ कि अब राहुल आप यहाँ से पढ़ो या विजय आप यहाँ से पढ़ो। तो पूरी क्लास चौकन्ना रहती है मेरे समय। और जब नहीं पढ़ते, बच्चा उसी शब्द से पढ़ना नहीं चालू करता है जहाँ पर मैंने रोका है, तो फिर या तो मैं उनको जितने समय के लिए विषय कालखंड बचा है बाहर भेज देता हूँ या फिर खड़ा रखता हूँ, और नहीं तो फिर लड़कियों के सामने उनको दंड बैठक भी लगवाता हूँ। तो वो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए जितना होता है मेरी क्लास में बच्चे पूरा एकाग्रता के साथ अपना अध्ययन करते हैं। और बस कभी कभी कुछ शरारती बच्चे जो हैं वो विघ्न डालने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनको इन्हीं तरीकों से मैं रोक पाता हूँ। जी, कई बार हम देखते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही रेबल होते हैं या गांव के होने के कारण उनके अंदर थोड़ी सी
अलग प्रकार की जोश और जुनून भी होता है। कभी आपकी गाड़ी की हवा निकाल दिया या टायर पंचर कर दिया? ये सामान्य शिक्षकों के साथ तो हो सकता है। अब हम तो कोई गाड़ी वाड़ी लेकर नहीं जाते, हमारे पैर ही जो है हमारी गाड़ी है जी। तो इस प्रकार से हमारे साथ तो कोई नहीं होती है। लेकिन बच्चे इतने समझदार जरूर होते हैं, अगर जैसे मैं अकेला जा रहा हूँ और कुछ सामने रखा है तो वो आ जाएंगे फटाक से कि सर ये है, या वो मेरे को खींच भी देंगे, बाद में बोलेंगे कि सर आप उधर जाते तो टकरा जाते, इसलिए आपको खींचा है, सॉरी, या कुछ भी कह के बच्चे इस मामले में बहुत सहयोग मददगार रहते जी। हैं। बहुत अच्छा। मतलब एक बार बच्चों को आप समझाते हैं आपकी कीमत क्या है, वो कभी भी आपके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश नहीं करते हैं। नहीं, बच्चे मेरे विद्यालय के विद्यार्थी तो कहते हैं कि सर जितना आप समय देते हैं, जितना अच्छे से आप हमको समझाते हैं, अब वो भले मेरे सामने कहते हो या मेरे पीठ पीछे कहते हो ये तो नहीं पता, लेकिन वो यही बोलते हैं कि सर आप जो समझाते हैं वही हमको सबसे ज़्यादा समझ में आता है, और सबसे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि आपके पीरियड हम अटेंड करें और कभी मिस ना करें। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। विनोद जी, ऐसे शिक्षक मिलना तो आज के समय में बहुत, क्या कहें हम, बहुत है, कहीं कर्मठ है और कहीं कहीं तो सरकारी तंत्र ने भी शिक्षकों को निकम्मा बना दिया, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में इतनी डाक आती है कि कई शिक्षक वास्तव में जो अध्यापन कराना चाहते हैं वो उन डाकों के पत्र व्यवहार में इतने उलझ जाते हैं कि अपने मूल कर्तव्य से वो भटक जाते हैं या उनको विचलित होना पड़ता है। जी। पेपरलेस की बात करते हैं हम, लेकिन पेपरलेस के जब से पेपरलेस सुना है मैं समझता हूँ कि पेपर का काम और बढ़ गया क्योंकि क्या होता है कि कोई भी काम सरकार कहती है कि कंप्यूटर पे करो, लेकिन कंप्यूटर पे करने से पहले टीचर उसका रफ वर्क करता है, उस कागज को डॉक्यूमेंट तैयार करता है, उसके बाद आपकी जो भी पोर्टर है या कंप्यूटर पे उसको फिट करता है, तभी सरकार के पास जाते हैं। तो सरकार के पास वो भले पेपरलेस होता है, लेकिन स्कूल स्तर पर वो काम और भी बढ़ गया है। जी। आपकी व्यक्तिगत जीवन की, आपके कार्य क्षेत्र की ये सभी बातें तो किया हमने। आपकी पारिवारिक जीवन कैसा है? आपकी फैमिली और आपके बच्चे आपसे संतुष्ट है, और या उनको लगता है कि मेरे पिताजी भी अगर देख सकते थे तो फिर ऐसा कुछ? अब बच्चे क्या सोचते हैं दीदी, ये तो आप बच्चों से ही पूछिएगा लेकिन हाँ, मेरे बच्चों को शिकायत देती है कि मैं घर पर उतना समय नहीं देता हूँ जितना अन्य कामों पर समय देता हूँ। तो बच्चों की या मेरे परिवार की ये शिकायत मुझसे बनी हुई है, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब जिस काम के लिए डेपुट हूँ, अगर वही ईमानदारी से नहीं करूँगा तो मैं मेरे घर वालों को जो जिसके दम पर मैं खिला रहा हूँ वो शायद बेईमानी का खिलाऊं। इसलिए उनको समय ना देकर मुझे जो कर्तव्य मिला है, मुझे जो दायित्व मिला है, मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ करने में विश्वास रखता हूँ, और जिसके कारण मेरे परिवार के लोगों को, मेरे बच्चों को शिकायत मुझसे बनी रहती है, जितना मैंने महसूस किया है। जी। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी रिकॉर्डिंग क्लब की सेवाएं। रिकॉर्डिंग क्लब दीदी एक सूरज है, और मैं उसका एक टिमटिमाता हुआ केवल दिया मात्र हूँ। रिकॉर्डिंग क्लब जो दृष्टिबाधितों के लिए कर रहा है, उसमें एक अंश मात्र को मैं अपना योगदान यदि देता हूँ तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, क्योंकि संदीप त्रिवेदी जी जो कि रिकॉर्डिंग क्लब के फाउंडर हैं, वो स्वयं दृष्टिबाधित होकर अपने घर परिवार, अपनी नौकरी के बावजूद जितना समय देते हैं उसका स्वांश भी मैं नहीं देता हूँ। ऐसे में हाँ, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बरोबर रिकॉर्डिंग क्लब को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता हूँ, और यह संकल्प मेरा है कि जब तक यह जीवन है रिकॉर्डिंग क्लब के लिए समर्पित है। जहाँ रिकॉर्डिंग क्लब को जरूरत होगी मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, और इसके विषय, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जो काम करता है मैं उसको बयान नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब असीम अपार है, समंदर है, और मैं उस समंदर की एक बूंद मात्र हूँ। यू आर सो हम्बल विनोद भाई। सो
कार्यक्रम की अंतिम मोड़ में हम पहुंचे हैं जी। कोई ऐसी बात आपको लगता है कि ये बात छूट गई है, कहना बहुत जरूरी है? नहीं, मेरे को लगता है बस रेडियो मधुबन पर जो भी श्रोता हमें सुनते हैं, रेडियो मधुबन ने जो एक मंच दिया है दृष्टिबाधितों को समाविष्ट करने का, समावेशी जीवन दिलाने का, उसमें आप भी रिकॉर्डिंग क्लब के साथ साझेदार बने, रेडियो मधुबन के साथ साझेदार बने। और जब भी जिस भी मोड़ पर कोई दृष्टिबाधित आपको दिखता है तो उसे दया के भाव से ना देखें, उसको सहयोग के भाव से उसके साथ कदम से कदम मिलाएंगे तो हमारा देश सही मायनों में सशक्त हो पाएगा। आमतौर पर जो भी दृष्टिवान होते हैं वो दृष्टिबाधितों को सहानुभूति या दया की दृष्टि से ही देखते हैं, कोई भी सहयोग की भावना से हाथ नहीं बढ़ाना चाहता है। मैं और मेरा रिकॉर्डिंग क्लब इस धारणा को बदलने की दिशा में कार्य कर रहा है और आप सभी से भी करबद्ध प्रार्थना है कि आप भी समाज की इस मान्यता को परिवर्तित करने में हमारा सहयोग दें। आप दृष्टिबाधितों को दया या सहानुभूति का पात्र न समझते हुए उनके सहयोग के साथी के रूप में उनका हाथ थामें और एक सशक्त राष्ट्र निर्माण करें और भारत माता के सच्चे सपूत होने का फर्ज अदा करें। विनोद भाई, मन की आंखों से ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो टाइटल है, आपने अपने जीवन में कब महसूस किया कि जीवन मन की आंखों से देखने वाली है? दीदी, जब अचानक सामान्य दुनिया से ब्लाइंड फील्ड में गया तो कुछ दिन तक तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन जब मैंने अन्य दृष्टिबाधितों को देखा, क्योंकि उस समय तो मुझे बहुत हद तक दिखता था, यही है बस कि मुझे रीडिंग राइटिंग में दिक्कत आती थी, बाकी सब चीजें तो मैं देखता था। जब मैंने अपने आप को मैंने उस वातावरण में ढालने के लिए अपने आंखों को बंद करा या एकदम अंधकार मय में ले गया, तब जो अनुभव होता था बस उस समय मैंने महसूस करा कि ये जीवन स्थूल नेत्रों से नहीं बल्कि जो अपने मन में आंखें हैं उनको देखकर सही और गलत का निर्णय लेने में ही अपनी सार्थकता है। उस दिन बस मुझे मन की आंखों को जानने, समझने और महसूस करने का अवसर मिला। जी। जो भी साथी आपको सुन रहे हैं रेडियो मधुबन के जरिए, यहाँ के आसपास की समुदाय में जो भी दृष्टिबाधित है या अन्य तरीके से, उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे? बस अंत में 2 लाइन गुनगुनाकर अपनी बात पहुंचाऊंगा। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। जितने भी दृष्टिबाधित हैं उनका हर एक कदम चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन जब हम मन में ठान लेते हैं, मन में संकल्प कर लेते हैं तो हर एक चुनौती हमारे सामने बोनी हो जाती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, प्रभु स्वयं आकर आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच विनोद भाई। आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियोज में आए साक्षात। हम आज तक फोन पे बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे प्रोग्राम हमारे साथियों के साथ हमने फोन पर या जूम के माध्यम से हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन आज आपको स्टूडियो में पाकर हमें भी बहुत खुशी हुई है और ये सफ़र और ये समय कब बीत गया है पता नहीं चला है। ऐसा लगता है कि आपके पास और भी बहुत सारी बातें हैं सुनने सीखने के लिए। फिर किसी और मोड़ पे हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और भी बातें जानेंगे हम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये बात सही है कि कई मर्तबा फोन पर संपर्क हुआ और आपने मेरा साक्षात्कार लेने का प्रयास भी किया, लेकिन मैं अपने आप को इतना छोटा समझता था कि मैं नहीं समझता हूँ कि मैं अभी साक्षात्कार देने के लायक हूँ क्योंकि मैं भी एक अभी सामाजिकरण की दिशा में ही अग्रसर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो जब व्यक्ति सीखता है तो वो सिखाने की स्थिति में नहीं रहता है, इसी कारण से मैं बचता रहा। क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब का 6ठ दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन
हो रहा है। और जैसा मैंने कहा, संदीप भाई के पीछे मैं हूँ। संदीप भाई मुझे आप तक खींच रहा है और मैं बाध्य हो गया कि अपनी कुछ बातें आपके साथ साझा कर सकूं। हाँ, कहने को बहुत कुछ है और बताने को कहने को तो इतना है कि कई घंटों का समय भी यदि मैं दूं, क्योंकि एक एक जब बात करें हम पलते खोलें तो पलते दर पलते खुलती जाती है। जब प्याज को छीलते तो छिलता ही जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन जब आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका आशीष मिलता है तो यह संकल्प भी लेने का मन करता है कि जब भी आप पुकारोगे दौड़े चले आएंगे और आप सभी से मुखातिब होते रहेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच आपके ये प्यार और विश्वास के लिए, और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये था आज का कार्यक्रम मन की आंखों से, और हमारे साथ बने हुए थे विनोद गढ़वाल जी। आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धर्मपुरी, इंदौर से। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए साथी के साथ। नमस्कार।